हम लोग बात करें सैलरी में कि सैलरी क्या होती है। फिर काम क्या बात की हम लोग, अलाउंस क्या होता है उसी चर्चा हो रही थी, ठीक है ना। कितने टाइप का अलाउंस था ये सारी बात हम लोग कर लिए थे, है ना। फुल्ली पार्शियली, एग्जेम्प्टेड, ये सारा बात कर लिए थे, ठीक। उसके बाद हम लोग बात कर लिए थे प्रोविजन में, हाउस रेंट अलाउंस का प्रोविजन नंबर, पहला प्रोविजन उसी दिए थे, उसके बारे में बात हो गई थी, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे इंटरटेनमेंट अलाउंस में। चलो लिखो पहले सब लोग। क्यों लिख नहीं रहे हो, क्या नाम है, आदर्श, प्रोविजन क्यों नहीं लिखते हो तुम लोग? चेक करोगे इंटरटेनमेंट अलाउंस किसको मिल रहा है। अगर ये मिल रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो चेक करो क्या प्रोविजन एप्लीकेबल है। ध्यान रखो, अगर ये मिल रहा है अदर एम्प्लॉय को तो चेक करोगे आप क्या प्रोविजन एप्लीकेबल है। इन दोनों बातों को आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। ध्यान दो, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है तो ये तीन बातें आपको चेक करनी है, और इन तीनों बातों में से जो सबसे कम होगा वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट ध्यान रखो, अगर अदर एम्प्लॉय है, इंटरटेनमेंट अलाउंस पहली बात आप बताओ क्या होता है। अब मान लो हमने क्या एग्जाम्पल क्या, दीपांशु माने यहां पढ़ा रहा है, हम बोले आज ये क्लास ले लो, कल वो क्लास ले लो, क्लास ये क्लास ले लो। बोला सर आप रोज रोज कहते हैं बस क्लास ले लीजिए। हम पढ़ा के क्या हो गए, एकदम स्ट्रेस में आ गए, कहीं हमको रांची ना भेजना पड़ जाए। तो क्या हो गया, देखो इंप्लॉई एक काम कर करके बार बार क्या हो जाता है, बोर हो जाता है। तो क्या हो जाता है, वो सारे काम को, अपने काम को उस तरीके से नहीं कर पाता जिस तरीके से करना है। इस सिचुएशन में एम्प्लॉयर क्या करता है, उसको एक अलाउंस प्रोवाइड करता है। तो हमने इसको दिया 5 रुपए निकाल के लिए, लो आज तुम्हारी छुट्टी, जाओ पीवीआर में मूवी देखो, पॉपकॉर्न ले लेना 250 रुपए का, 250 का अपना टिकट हो गया, बाकी जो कुछ लगेगा तुम्हारा अपना थोड़ा बहुत लगा लेना, ठीक है ना। तो इसको क्या मिल गई, छुट्टी मिल गई कि नहीं काम से। फिर क्या गया, कहाँ गया, ये पीवीआर गया, मूवी देख रहा है, इंटरटेन कर रहा है कि नहीं अपने आप को। या हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, अब क्या करना है, किसी ऐसे पर्सन को बुलाएंगे जो तुम लोग को क्या करेगा, यहाँ इंटरटेन करेगा। तो ध्यान रखो, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को इंटरटेन करने के लिए जो अमाउंट पे करता है उसको हमने क्या नाम दे दिया, इंटरटेनमेंट अलाउंस। क्यों प्रोवाइड किया जाता है ये, जिससे आप अपने वर्क के प्रति क्या रहे हैं। अब मान लो हम 7 दिन पढ़ा रहे हैं, फिर भी कोई कह रहा है ये नहीं हुआ, अभी ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, हम कहेंगे ऐसा है, फिर या तो तुम नैनीपुल चले जाओ या तो हम नैनीपुल चले जाते हैं। आदमी को एक आध दिन क्या होना चाहिए, रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, नहीं। तो ध्यान रखोगे, चेक करोगे ये जो इंटरटेनमेंट अलाउंस है किसको मिल रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है कि अदर एम्प्लॉय को मिल रहा है। अदर एम्प्लॉय में क्या आ जाएंगे आपके, प्राइवेट वाले या और भी जो देखोगे। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है तो ये 3 प्रोविजन आप चेक करो। एक्चुअल अमाउंट रिसीव बाय एसएससी फॉर इंटरटेनमेंट अलाउंस, उसको इंटरटेनमेंट अलाउंस के रूप में कितना पैसा मिला है यहां पर आप चेक करो। फिर दूसरा क्या बोला, मैक्सिमम लिमिट 5000 पर एनम, एक साल में हम इंटरटेनमेंट अलाउंस इनको कितना दे कर सकते हैं, 5000। हमने इसको बोला लो दीपांशु 10,000 रुपए तुम रख लो, पूरे साल इंटरटेनमेंट अलाउंस के नाम पे पैसा मत मांगना। ये क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, क्या कौन सा एम्प्लॉय है, पूरा का पूरा अमाउंट इसके सैलरी के पार्ट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बट मान लो दीपांशु का क्या है, कोई गवर्नमेंट जॉब लग गया, अगर गवर्नमेंट जॉब लग गया, ध्यान दो इसको 10,000 रुपए मिल रहा है, तो क्या करोगे, चेक करोगे ना तीनों लिमिट को, और तीनों में जो सबसे कम होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ध्यान रखो आप, एक्चुअल अमाउंट रिसीव। दूसरा बात क्या है, मैक्सिमम लिमिट कितने का, 5,000 रुपए का। और तीसरी बात क्या है, 20% ऑफ बेसिक सैलरी, जितना अमाउंट आप बेसिक सैलरी में रिसीव करें उसका 20% आपको यहां फाइंड आउट करना है।
यहां पर सैलरी का मतलब क्या है, केवल बेसिक सैलरी। ध्यान रखो यहां पर सैलरी की मीनिंग में वो सारी बातें नहीं आएंगी, बेसिक सैलरी प्लस डीए उटोई वाला प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स टर्नओवर। यहां पर जब भी आपसे बात होगा सैलरी के लिए कौन सी बात होगी, केवल बेसिक सैलरी की। क्या आपको यहां तक कोई दिक्कत है, बताएं आप। तो इंटरटेनमेंट अलाउंस क्या होता है भाई, इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को इंटरटेन करने की जो अमाउंट पे करता है उसको आपने क्या नाम दिया। अगर ये अमाउंट गवर्नमेंट इंप्लॉय को मिलता है क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है, उस पर कोई भी अमाउंट टैक्स चार्ज नहीं किया जाता है। बट अगर ये नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय को मिलता है तो पूरा का पूरा फुल्ली क्या हो जाता है, टैक्सेबल हो जाता है। कहां पर, अंडर हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। बात समझ में आ रही है। ध्यान दोगे अगर गवर्नमेंट इंप्लॉय को मिलेगा कितना एग्जेम्प्ट होगा, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। तीन बातें बताइए। पहली बात क्या है आपकी, जितना अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो किसके लिए, इंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए। दूसरी बात मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 5000 पर एनम है, पर ईयर है, पर एनम पर ईयर, दोनों बात एक ही है, ठीक है, ध्यान रखोगे। फिर 20% ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी का 20% आप कैलकुलेट कर लोगे। तीनों में जो सबसे कम होगा वही क्या हो जाएगा, आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपके। देखो भाई यहां पर कंप्यूट एचआरए करना है ना, छोड़ दो। अच्छा देखोगे इंटरटेनमेंट अलाउंस के कहां पर डिफाइन किया गया है, अंडर सेक्शन 16(2) में। कोई दिक्कत की बात यहां पर। एचआरए उस दिन मैंने पढ़ाया था, एचआरए में भी 3 प्रोविजन एप्लीकेबल है, चाहे ये गवर्नमेंट इंप्लॉय को मिले चाहे प्राइवेट इंप्लॉय को मिलेगा, दोनों के लिए। ध्यान दोगे क्या चेक करना है इसमें, 3 बातें चेक करनी है। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पहली बात क्या बताया था मैंने इसमें आपको, एक्चुअल अमाउंट रिसीव बाय एसएससी फॉर द पर्पज ऑफ एचआरए। दूसरा पार्ट क्या था, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तीसरी बात क्या थी, 40% नॉन मेट्रोपोलिटन में, 50% मेट्रोपोलिटन में। ये बात क्लियर है आपको, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। एक बात चेक करोगे, प्रोफेशनल टैक्स, पढ़ लो इसको। कौन बात करता है इसके लिए, हमने आपको बताया था अंडर सेक्शन 16 में 3 डिडक्शन है आपके पास। पहला मैंने आपको बताया 16(1)(a) 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन। कोई भी पर्सन जो सैलरी की इनकम कमा रहा है, जब उसकी ग्रॉस सैलरी कंप्यूट हो जाएगी उसके बाद आप क्या करोगे, ये डिडक्शन ले लोगे। कौन सी, अंडर सेक्शन 16(1)(a) की। मान लो हमारी इनकम सैलरी के हेड से कितनी, 5 लाख रुपए है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, 50,000 रुपए का डिडक्शन देगा कि नहीं हमको। तो जब हमको 16(1)(a) का डिडक्शन मिल जाएगा 50,000 रुपए का, तो मेरी इनकम कितनी बची, 4,50,000 रुपए। और हम टैक्स कितने ऊपर पे करेंगे, 4,50,000 रुपए। बात समझ में आ रहा है आपको। फिर ध्यान दो 16(2) का डिडक्शन कौन सा, इंटरटेनमेंट अलाउंस का। तो ये किसके लिए अलाउ होगा, गवर्नमेंट इंप्लॉय के लिए, प्राइवेट इंप्लॉय के लिए किसी भी तरह का डिडक्शन अलाउ नहीं होगा इंटरटेनमेंट अलाउंस का, ठीक है। फिर तीसरी बात कह रहा है प्रोफेशनल टैक्स, ये क्या होता है बताओ भाई। आप जिस प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो, अगर डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, लॉयर हो, जिस प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो उससे रिलेटेड आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो वो क्या कहलाता है, प्रोफेशनल। इसको कहां पर डिफाइन किया गया है, अंडर सेक्शन 16(3) में। देखोगे लिखा एनी सम पेड बाय एसएससी ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट लाइबल बाय और अंडर एनी लॉ इज अलाउड एज अ डिडक्शन, है ना। क्या कह रहा है, कोई भी अमाउंट पे करता है, कौन क्यों पे करता है, अपने एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो लगाया गया है किसी लॉ के अकॉर्डिंग, तो उस पर आपको डिडक्शन अलाउ होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल में चेक करोगे, 2 बातें इसमें, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, या पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 आप इसको बोल सकते हो। देखोगे यहां पर क्या दिया हुआ है, क्या कह रहा है, इंप्लॉयर कर रहा है पेड इंप्लॉयमेंट टैक्स ऑफ हिज इंप्लॉय। दीपांशु बोला सर हमारा टैक्स 10,000 रुपए आ गया है, आप भर दीजिएगा। हम बोले अच्छा भर दे रहे हम। अगर हम भर देंगे तो क्या हो जाएगा,
इसका पेमेंट करने का मतलब क्या, इसका खर्चा अगर मैं पे कर रहा हूं, इसका मतलब वो इसके सैलरी का पार्ट होगा कि नहीं? हम किसी को पैसा क्यों देंगे? क्योंकि ये मेरा एम्प्लॉय है। उस सिचुएशन में प्रोविजन कुछ अलग है, और अगर ये पे कर रहे हैं उस सिचुएशन में प्रोविजन कुछ अलग है। अब वो प्रोविजन क्या है आप देखो, अगर इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय का इंप्लॉयमेंट टैक्स पे करता है तो पहले क्या करोगे आप? पहले क्या करोगे? इसको आप ऐड कर दोगे। कहां पर ऐड कर दोगे? इनकम फ्रॉम सैलरी में। आप इसको ऐड कर दोगे, कहां ऐड कर दोगे? उसके बाद क्यों ऐड कर दे रहे हो भाई? ये तुम्हारे इनकम का पार्ट बन गया कि नहीं बन गया? 2 लाख रुपए मैंने इनको दिया था, इनका टैक्स 10,000 रुपए पे कर दिया, टोटल इनकम कितनी हो गई? बात समझ में आ रहा है आपके? अब देखो ऐड करने के बाद क्या कर रहे हो आप? अलाउ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कहां पर अलाउ कर रहे हो? 16(3) में। अगर इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय का इंप्लॉयमेंट टैक्स पे करेगा तो पहले इनकम का पार्ट बन जाएगा, ऐड करोगे, और बाद में क्या कर दोगे? 16(3) में आप उसका डिडक्शन क्लेम कर लोगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? दूसरे में क्या बोला बताओ भाई? पढ़ लिए? क्या बोला? कह रहा अगर इंप्लॉई अपना प्रोफेशनल टैक्स पे करता है खुद तो कहां क्लेम कर सकता है? अंडर सेक्शन 16(3) में, है ना? ये कहां पर एग्जेम्प्ट है? अंडर हेड सैलरी में। किस हेड में? जिस हेड में आप इसको पढ़ रहे हो। क्या लिखा हुआ है? नोट पढ़िए। तो देखो दो बातें यहां पता चली, अगर इंप्लॉयर पे कर रहा है पहले इनकम में ऐड करो फिर डिडक्शन लो, बट अगर आप खुद पे कर रहे हो टोटल इनकम कंप्यूट करने के बाद लास्ट में डिडक्शन लो, वहां पर इनकम में ऐड करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं हो। नोट देखो, द डिडक्शन फॉर इंप्लॉयमेंट टैक्स विल बी अलाउड ओनली व्हेन इट इज पेड बाय इंप्लॉय। अगर इंप्लॉय इसको पे कर रहा है तो डिडक्शन अलाउ होगा। कब अलाउ होगा? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। दस इंप्लॉयमेंट टैक्स डज नॉट पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विल नॉट बी अलाउड अ डिडक्शन। लेकिन अगर ये प्रीवियस ईयर में पे नहीं किया गया है तो डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। ये डिडक्शन किसको मिलेगा? उस इंप्लॉय को मिलेगा जिस इंप्लॉय ने इसको पे किया है, उस इंप्लॉय को नहीं मिलेगा जिस इंप्लॉय ने इसको पे नहीं किया है। बात समझ में आ रही है आपके? तुम गवर्नमेंट को अगर अमाउंट पे करोगे तभी तो वो डिडक्शन देगा, अपने जेब से वो फोकट का पैसा तो निकाल के देगा नहीं। कह रहा इनकम टैक्स एंड 1961 डज नॉट रिस्ट्रिक्ट एनी मॉनेटरी लिमिट फॉर एम्प्लॉयमेंट टैक्स डिडक्शन। जो तुम्हारा टैक्स डिपार्टमेंट है 1961 जो एक्ट बना हुआ है, इसने कोई भी अमाउंट को मना नहीं किया है। बोला जितना भी आप एम्प्लॉयमेंट टैक्स पे करोगे हम उसका डिडक्शन आपको अलाउ करेंगे, बस आप क्लेम करो, है कि नहीं? और उसकी कोई लिमिट इसने रखी है? कोई लिमिट नहीं रखी है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। बोला हाउ एवर एज द पर क्लास 2 ऑफ आर्टिकल 276 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? इंडिया का सुप्रीम लॉ है, उसका आर्टिकल 276 है, उसका क्लास 2 क्या बात करता है? कह रहा है द टोटल अमाउंट पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन टू द स्टेट और एनी गवर्नमेंट शैल नॉट एक्सीडिंग ₹2,500। बट ध्यान दोगे बस वो अमाउंट किससे ज्यादा ना हो, 2,500 से ज्यादा ना हो। तो ध्यान दो, अगर आप खुद से एम्प्लॉयमेंट टैक्स पे करते हो उसका कोई लिमिट नहीं, चाहे जितना अमाउंट आप पे करो पूरा का पूरा एग्जेम्पशन आपको मिलेगा। बट आपके बिहाफ पर कोई पर्सन या आपका कोई इंप्लॉय पे कर रहा है या इंप्लॉयर पे कर रहा है, सॉरी इंप्लॉय नहीं रहेगा, इंप्लॉय तो आप खुद हो, कोई पर्सन पे कर रहा है तो डिडक्शन आप केवल कितना क्लेम कर सकते हो? केवल 2500 रुपए क्लेम कर पाओगे, उससे ज्यादा का आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाओगे। ये
जो लिमिटेशन लगाया किसने लगाया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने लगाया है, उसका आर्टिकल नंबर 276 का क्लास 2 लगाया है। बात समझ में आ रही कि नहीं आपको? यहां तक कोई समस्या हो आप बताओ हमको। तो हमने आपको अंडर सेक्शन 16(3) में क्या बताया? प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स में हमने आपको ये बताया, अगर कोई भी एम्प्लॉय अपने इनकम पर, अपने प्रोफेशन पर कोई भी प्रोफेशनल टैक्स पे करेगा, पूरा का पूरा एग्जेम्पशन उसको मिलेगा, उसके लिए कोई भी लिमिट नहीं बनाएगी। बट अगर आपका एम्प्लॉयर आपका कोई भी टैक्स पे करता है तो जितना अमाउंट वो आपको पे करेगा, पहले आपके इनकम का पार्ट बनेगा, उसके बाद आपको डिडक्शन अलाउ होगा। दूसरी बात हमने बताया आपको कि इसका एक लिमिट बता दिया गया। जो लिमिट बनाया वो किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 276 का क्लास नंबर 2 बनाया। कितना बना दिया? 2,500 रुपये। ठीक है, यहां तक आपको कोई समस्या हो आप बताओ। तो हमने आपको 3 बात बताई, HRA, दूसरा बात क्या बताया आपको? इंटरटेनमेंट अलाउंस, और तीसरा बात क्या बताया? प्रोफेशनल। यही 3 बातें आपको अंडर सेक्शन 16 में पढ़नी है। बात ध्यान रखो, 3 नहीं, यही 3 बात आपको अंडर सेक्शन 16 में पढ़नी है। कोई दिक्कत? अब हम लोग आते हैं परक्विजिस्ट पे, पढ़िए। हो गया? पढ़ लिए यहां तक तुम लोग? हमने यहां क्या बताया था? ये हमने आपको बताया, देखो सैलरी का मतलब केवल बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का मतलब जो अमाउंट कैश में पे किया जा रहा है, किसको? एम्प्लॉय को। केवल सैलरी में कैश अमाउंट जो आपके एम्प्लॉय को पे किया जा रहा है, उसी को काउंट या कंसीडर नहीं करते। उस दिन हम लोग बात करें, दीपांशु माने पढ़ा रहा है, जो लोग मोबाइल क्लास में बैठ के चलाते हैं वो लोग मोबाइल ना चलाएं, पढ़ाई ध्यान दें। अभी पूछा जा रहा है तो पता चलेगा फिर। ध्यान रखोगे। हमने दीपांशु को बोला, दीपांशु छोटा बगाड़ा से आता है, यहां पर बैंक रोड पर। ये बोला सर आने में बहुत समय लगता है, आप हमको क्या करिए, पैसा दे दिया करिए तो मैं ई रिक्शे से चलाऊंगा। ये अमाउंट जो मैं उसको पे कर रहा हूं आने जाने के लिए, कन्वेंस के लिए, ये अमाउंट क्या सैलरी में इंक्लूड है कि सैलरी के अलावा है? अलावा है। हम आपको पढ़ाने बताए ना, आप केवल अमाउंट जो मॉनेटरी कंसिडरेशन के रूप में उसको पे कर रहे हो, केवल वही इंक्लूड नहीं है, आप उसको कुछ अमाउंट सैलरी के अलावा कैश के रूप में भी पे करते हो। जो अमाउंट आप उसको सैलरी के अलावा कैश के रूप में पे करते हैं, आपने उसको क्या नाम दे दिया? अलावेंस नाम दे। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्या नाम दे दिए? अलावेंस। अब हम देखें कि हमसे पैसा रोल लेता है 50 रुपए, और वहां से यहां तक का जो किराया है वो 20 रुपए में हो जा रहा है। हम क्या, अच्छा चोरी हो रही है, बताते हैं तुमको। तो हमने क्या बोला, हम क्या ऐसा है, देखो अब तुमको पैसा वैसा नहीं दिया जाएगा। अब क्या होगा, यहां से गाड़ी जाएगी, तुमको रिसीव करके लेके आएगी, यहां छोड़ेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो हमने क्या कर दिया, इसको एक गाड़ी की फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी। अब बात ये उठ रही, गाड़ी चलाएगा कौन? विशाल बोला हम लेते आएंगे जल्दी से। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ध्यान रखो, जो फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराई जा रही, पैसा प्रोवाइड तो कराया नहीं जा रहा है, इस फैसिलिटी को आपने क्या नाम दे दिया? तो ध्यान रखोगे, किसी इंप्लॉय को सैलरी के अलावा भी चीजें दी जाती है। अगर वो कैश में दिया गया, आप उसको कहां पर कंसीडर कर लियो? अलाउंस में। अगर वो नॉन कैश में होगा, आप उसको क्या कंसीडर करोगे? परक्विजिट। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भाई परक्विजिट।
सेक्शन 17(2) है, रूल 3 है। क्या बोला? अगर कोई इंप्लॉयर कोई भी पेमेंट करता है, वो पेमेंट कैसे है? अदर देन कैश, ठीक है, उसको आपने क्या नाम दे दिया है? बात समझ में आ रही कि नहीं? देखोगे ये अपने इंप्लॉय को कैसे देता है? कैश में नहीं देता है, कैसे देता है? काइंड। दीपांशु का अपना मोबाइल टूट गया था, निश्चिंत होकर टहल रहा था, ये बोला क्लास का फोन ही नहीं आता है, जाए क्या? इससे बोले कि तुम्हारा फोन ऑन कहाँ है? बोला फोन सर टूट गया, दिला दीजिए। तो फोन की फैसिलिटी इसको प्रोवाइड कराई जा रही। क्या इसको कैश दिया गया क्या? हम बोले अभी पुराना वाला मेरा फोन रखा है, तुमको देते। क्या है वो? अलावेंस है कि परकिजिस्ट है? परकिजिस्ट है। क्यों है भाई परकिजिस्ट? क्योंकि कैश में नहीं है, ठीक है। ये बोला सर छोटा बगाड़ा बहुत दूर है, इधर ही कहीं रूम का व्यवस्था करिए, ये रूम का व्यवस्था कर दिया गया इसके। अगर इसको रूम की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही, क्या है वो? अलावेंस है, परकिजिस्ट है। अब ये बोला सर खाना वाना बनाने का मन नहीं करता, पड़ा पड़ा बहुत थक जाते हैं, कोई खाना बनाने वाला मिल जाता, बड़ा कृपा होता आपका। तो हमने क्या किया, एक आदमी भेज दिया, खाना वाना बना रहा है, खिला रहा है इसको। फिर दूसरे दिन आया, सुबह मुंह फाड़ के कह रहा है ये सर झाड़ू वाड़ू लगाने में बड़ी समस्या होती है, अगर कोई झाड़ू और पोछा वाला भी मिल जाता तो बड़ी कृपा होती है। तो ध्यान रखो, ये सारी अगर फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराई जा रही, कैसे? कैश में। क्या ये कैसे? ये नॉन कैश में। और कोई भी बेनिफिट अगर तुम्हारा एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है और वो बेनिफिट कैसे? नॉन कैश में है, वो किसमें काउंट किया जाता है? परकिजिस्ट में। बात समझ में आ रही कि नहीं? तुमको केवल शादी का ही फिक्र है, अरे तुम अपनी क्यों नहीं कर लेते? नालायक कहीं। सब तुम्हारी तरह सब नहीं है ना। अब जो छुपा है छुपा रहने दो, नहीं यही खोलेंगे बैठ के। चलो आगे देखो। तो पढ़ोगे भाई साहब, इसको पढ़ो। कमाई धमाई 1 रुपए की नहीं है, चलेंगे शादी करने। हाँ चलो 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 चलो। पढ़े। क्या लिखा हुआ है? परकिजिस्ट क्या है? एक जो कौन प्रोवाइड करता है? किसको प्रोवाइड करता है? किसके एम्प्लॉय को? अपने एम्प्लॉय को। यहां तक ध्यान रखोगे, ठीक है। कह रहा है इट इंक्लूड एनी बेनिफिट अटैच टू एन ऑफिस और पोजीशन इन एडिशन टू सैलरी और वेजेस। आर्मी वालों को देखते हो, लेफ्टिनेंट ऑफ्टिनेंट को क्या होता है उसमें? उनको देखो बंगला भी मिला होता है, गाड़ी भी मिला होता है, सब सारी व्यवस्थाएं होती है, खाना बनाने वाले सब। तो ध्यान दो, ये क्या उनके सैलरी का पार्ट नहीं बनता है? तो ये भी हो जाता है, पूरा उनके सैलरी के बेनिफिट में इंक्लूड कर दिया जाता है। आगे क्या लिखा है? इट में गिव इन कैश और काइंड। ये कैसे दिया जा सकता है आपको? कैश में भी, काइंड। मैक्सिमम पोर्शन इसका क्या रहता है? काइंड में ही रहेगा, ठीक है, कैश में नहीं होता है। फॉर द इनकम टैक्स पर्पज we limit the scope of purchases to the benefit received in kind and which are convertible in the term of money। तो आप देखते हो उसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि आप वैल्यूएशन जब करते हो तो कैसे करते हो? जब कैश में वो कन्वर्ट किया जाएगा। अगर नहीं किया जाएगा तो क्या करोगे आप? वैल्यूएशन कर पाओगे? ध्यान रखना। तो परकिजिस देखोगे इसमें कई हैं तुम्हारे। पढ़ो भाई। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला इसमें आपका रेंट फ्री
एकोमोडेशन। देखोगे सबसे ज्यादा यही तुमको परेशान करेगा। देखो हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा था तुमको, एचआरए के लिए पैसा मिला ना, तुम्हारा कहीं पर घर नहीं है गवर्नमेंट क्या तुमको दे दिया पैसा, अपना खोजो रहो। क्या है वो अलाउंस है कि नहीं? अब गवर्नमेंट बोला हम तुमको क्या देंगे, घर देंगे, पैसा वैसा नहीं देंगे। तो पढ़ो भाई, वैल्यूएशन ऑफ रेजिडेंशियल एकोमोडेशन। तो चेक करोगे एकोमोडेशन जो है दो टाइप का है। पहला क्या है भाई, ये किसको मिल रहा है, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। दूसरा क्या कह रहा है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा तो दो बातें आपको चेक करना है, मकान कैसा है, फर्निश्ड या अनफर्निश्ड, सुसज्जित है या असुसज्जित है। अनफर्निश्ड का मतलब क्या होता है भाई, बताओ भाई। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है तो चेक करोगे मकान कैसा है, अनफर्निश्ड है। अनफर्निश्ड का मतलब क्या होता है, एक कमरा दे दिया गया, वहां बल्ब, अब बल्ब का जमाना चला गया ना, एलईडी सीएफएल आ गया, एक टंग गया, एक फैन लगा हुआ है वो ऊपर वाला, एक चारपाई रखी हुई है, उसमें आपको अपना जीवन यापन करना है। क्या है ये, अनफर्निश्ड। पुलिस वालों का क्वार्टर देखे हो कभी? हाँ अनफर्निश्ड, टाइल्स वाइल्स कहीं नहीं लगा रहता है, समझ गए ना, कहाँ लगा रहता है। तो ये कहाँ का बात हो रहा है, और प्राइवेट में कौन तुमको क्वार्टर देता है चलो, अगर अनफर्निश्ड हाउस है तो क्या करना है, तो समझ में है कि नहीं। अनफर्निश्ड हाउस का मतलब क्या है, कोई फैसिलिटी नहीं है वहां पर, सांप भी निकल आएगा, भागने लगोगे फिर तुम। मकान कब धराशायी हो जाए, देखते हो कि नहीं पुलिस वालों का क्वार्टर जहां रहता है, ना देखे हो तो चले जाओ पुलिस लाइन देखो। तो देखोगे अनफर्निश्ड हाउस है। फर्निश्ड हाउस का मतलब क्या होता है भाई, आर्मी वालों क्वार्टर देखे हो कभी, जाके देखो, वहां पर क्या होता है, मकान, गार्डन, सब सारी चीजें रहती, सारी व्यवस्थाएं रहती। हाँ बात समझो, हाँ लेफ्टिनेंट हो गया, डीएम हो गया, एसडीएम हो गया, उन लोग के जो बंगले होते हैं, मतलब जहां पर आपको फर्नीचर की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है कि नहीं। आप घुसे, बढ़िया गार्डन वार्डन है, सोफा वोफा रखा है गार्डन में, बैठ के चाय वो पियो, चाय चौखट से चाय लेके जाओ पियो वहीं बैठ के। बात समझ में आ रही कि नहीं फिर इसके साथ साथ क्या, बहुत सारी फैसिलिटी है, आरओ पानी मिलेगा वहां पर, हैंडपंप वाला पानी नहीं मिलेगा तुमको, समझ रहे हो कि नहीं। तो ध्यान रखो, फर्निश्ड हाउस का मतलब क्या है, जहां पर सारी व्यवस्थाएं हैं, एसी है, कूलर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, सब ठीक है। अनफर्निश्ड हाउस में क्या है, ये सारी व्यवस्थाएं आपको नहीं दी गई। तो देखोगे अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू क्या होगी और फर्निश्ड हाउस की वैल्यू क्या होगी, दोनों की वैल्यू भी तो अलग अलग होगी। देखेंगे अगर अनफर्निश्ड हाउस है, अमाउंट डिटरमाइंड एज पर गवर्नमेंट रूल, गवर्नमेंट ने जो अमाउंट डिसाइड कर दिया, जिसको आप लाइसेंस फीस भी नाम देते हो, वही अमाउंट क्या हो जाएगा, बीओटीपी हो जाएगा। बीओटीपी का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्विजिस्ट, ठीक है ना, जिसको आपने क्या नाम दिया, लाइसेंस फीस। क्या ये बात आपको क्लियर है? अगर आपको, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आपको अनफर्निश्ड हाउस मिला है, गवर्नमेंट ने जो पैसा दे दिया है वही पैसा आपका क्या मान लिया जाएगा, वैल्यू फॉर टैक्सेबल परक्विजिस्ट या वैल्यू फॉर रेंट फ्री एकोमोडेशन। समझ बात आ रही है आपकी? रोहित आ रहा है समझ में? ध्यान देना, फर्स्ट ईयर वाला रोहित फेल हो गया है ना, इसलिए तुम्हारे पर ज्यादा ध्यान देना। फर्निश्ड हाउस वाला चेक करो, यहां पर क्या होगा, बोला अमाउंट डिटरमाइंड एज पर गवर्नमेंट रूल। यहां पर देखो गवर्नमेंट जो पे कर रहा है उसको, और क्या ऐड कर दोगे इसमें, 10% पर एनम दी कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, है कि नहीं। फर्निश्ड हाउस में फर्नीचर लगा है,
तो जो गवर्नमेंट ने वैल्यू लाइसेंस फी डिसाइड कर दी, उस वैल्यू में 10% जो कॉस्ट आई है फर्नीचर की, उसको उठा के आप ऐड कर दो। वो देखोगे जो फर्नीचर आपको मिला हुआ है वो आपको गवर्नमेंट ने दिया है या किराए पर लेकर दिया। गवर्नमेंट ने खुद दिया, किराए पर लेकर दिया। तो ध्यान दोगे, या हायर, अगर किराए पर लेकर दिया होगा तो उसका क्या होगा, हायर चार्ज पे करना पड़ेगा आपको। तो देखोगे 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर या हायर चार्ज, दोनों में से जो भी होगा उसको उठा के क्या करेंगे आप, ऐड कर देंगे। कहां पर ऐड कर देंगे, जो गवर्नमेंट ने अमाउंट डिसाइड किया है दोनों में मिला दोगे, टोटल अमाउंट आ गया। अगर आपने या गवर्नमेंट ने अपने इंप्लॉय से कुछ रिकवर कर लिया तो उसको क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। जो वैल्यू बच गई वो वैल्यू क्या हो गई, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज हो गई। नहीं समझ में आया, गौरी खड़ी हो जाओ, बताओ। नहीं आया, आया क्या जरा बताओ तो हम बताएं, नंबर नहीं क्या आया। फर्निश्ड हाउस का तुम समझ रही हो, पहले अनफर्निश्ड का तो समझो। अनफर्निश्ड का मैंने क्या बताया कि गवर्नमेंट जो पैसा दे दिया, गवर्नमेंट जो पैसा आपको प्रोवाइड कर दिया वही क्या हो गया, वही वैल्यू मान लिया गया किसका, आरएफए का या फर्निश्ड अनफर्निश्ड हाउस का, ठीक है ना। तो फर्निश्ड हाउस की वैल्यू क्या होगी, जो गवर्नमेंट ने वैल्यू मानी उसमें ऐड कर दोगी। क्या ऐड कर दोगी, जो फर्नीचर आपको प्रोवाइड किया गया उसका 10% कॉस्ट, जिसको आप डेप्रिसिएशन बोलते हैं, 10% वैल्यू ऑफ दी फर्नीचर। और अगर वो फर्नीचर किराए पर लेके गवर्नमेंट ने दिया है तो उसका हायर चार्ज। तो चेक करोगे कि जो फर्नीचर आपको गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया वो किसका है, गवर्नमेंट का खुद का है या किराए पर लेकर दिया। अगर खुद का होगा तो उसका 10% कॉस्ट, अगर हायर चार्ज होगा हायर चार्ज ऐड करो। मान लो 20,000 रुपए गवर्नमेंट ने दिया तुमको और 20,000 रुपए तुम्हारा डेप्रिसिएशन आ गया, टोटल वैल्यू कितनी हुई, 40,000। गवर्नमेंट तुमसे 1,000 रुपए पर मंथ रिकवर कर ली तो 12,000 तुमसे ले ली, 40 में से 12 माइनस हो गया तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज कितना आ गया, 28,000। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो यही बात हमने नीचे बताई। अब देख रहे हैं इसको कहां सोना चाहिए जहां बेटर नींद आए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। तो भाई अब बात समझ में आई है आपकी कि नहीं। हर्ष, अगला नंबर तुम्ही से पूछने वाले हैं हम। अब अदर इंप्लॉई अगर है तो ध्यान दोगे, अगर अनफर्निश्ड हाउस है तो जो भी वैल्यू डिसाइड कर दिया किसने, गवर्नमेंट ने। अगर फर्निश्ड हाउस है जो वैल्यू डिसाइड किया गवर्नमेंट ने प्लस 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर या हायर चार्ज, जो दोनों में से आ जाएगा ऐड कर लोगे, माइनस कर दोगे अगर इंप्लॉय से कुछ रिकवर हो गया। अब देखो अगर अदर इंप्लॉय है, चेक करो, क्या चेक करोगे, पॉपुलेशन। समझ रहे कि नहीं, क्या चेक करेंगे आप, प्याज ज्यादा लग रही क्या बेटा, पहली बार ही लगी आज। पॉपुलेशन कहां से चेक करना है तुमको, सेंसेक्स 2001 के अकॉर्डिंग। देखोगे ये अकोमोडेशन किसको, ऑनर कौन है इस अकोमोडेशन का। यहां पर भी आपको दो बात चेक करना है, जो मकान है वो किसका है, एम्प्लॉयर का है या उसने हायर करके दिया हुआ। ठीक है, तो देखोगे पॉपुलेशन क्या चेक करोगे, अगर पॉपुलेशन आपकी कितनी है, अप टू 10 लाख, 10 लाख तक है पॉपुलेशन, जिस एरिया में तुमको मकान प्रोवाइड किया गया है उस एरिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो अनफर्निश्ड हाउस का वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज कितना है, लिख लोगे यहां पर सब लोग, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज इक्वल टू क्या है, 7.5% ऑफ सैलरी, 7.5% सैलरी का। कब होगा 7.5%, जब मकान अनफर्निश्ड होगा। अगर मकान फर्निश्ड है 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर या हायर चार्ज, जो भी जैसा होगा ऐड कर देना।
अगर पॉपुलेशन 10 लाख को हिट करती है, 10 लाख से ज्यादा जाती है, बट कितना, तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज कितना हो जाएगा, 10% ऑफ सैलरी। कब होगा 10% ऑफ सैलरी, जब मकान अनफर्निश्ड होगा। अगर मकान आपका क्या है, फर्निश्ड है, तो क्या करेंगे आप, 10% ऐड कर लोगे, रिकवरी माइनस कर लोगे। अगर पॉपुलेशन कितनी है, मोर देन 25 लाख, क्या हो जाएगा फिर, ध्यान दोगे आप, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज कितनी हो जाएगी आपकी, 15% ऑफ सैलरी। 15% ऑफ सैलरी किसके लिए है, अनफर्निश्ड के लिए। अगर हाउस क्या होगा, फर्निश्ड होगा, तो क्या करोगे आप, 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर है, हायर चार्ज जो भी होगा आप उसको उठा के ऐड कर दो। कोई दिक्कत यहां तक बताओ। तो ध्यान दोगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 2 प्रोविजन, अदर एम्प्लॉय के पॉपुलेशन चेक करने हैं। पॉपुलेशन चेक करने के बाद चेक करो मकान किसका है, एम्प्लॉयर का है। 3 बातें, पॉपुलेशन जो आप चेक कर रहे हो किसके अकॉर्डिंग, 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग। वो 3 बातें क्या है, चेक करोगे पॉपुलेशन कितनी है, अप टू 10 लाख। अगर 10 लाख तक का है तो 7.5% ऑफ सैलरी। अगर 10 लाख को एक्सीड करता है, अप टू 25 लाख है, 10% ऑफ सैलरी। अगर मोर देन 25 लाख है तो क्या हो जाएगा, 15% ऑफ सैलरी। ये सब किसके लिए है, अनफर्निश्ड के लिए। अगर फर्निश्ड होगा तो 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर या हायर चार्ज होगा तो हायर चार्ज जो भी होगा ऐड कर दो। कोई दिक्कत की बात। अब देखो अदर एम्प्लॉय का है, एकोमोडेशन उसने कैसे लिया है, लीज पर या रेंट पे कर रहा है एम्प्लॉयर, किराए पर लिया हुआ है, उसका मकान खुद का नहीं है। ध्यान दोगे, यहां तक बात क्लियर है आपको। विशाल नींद आ रही, बढ़िया, हमको लग तो रहा है नींद आ रहा है तुमको। आजकल बहुत बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम। देखोगे सैटरडे है तो सुबह से ही टाइट हो जाता है क्या, ये सैटरडे नाइट होता है तब फुल टाइट होता है ना, कि ये सैटरडे मॉर्निंग से टाइट हो जाता है। साथ में बैठते होगे ना तुम, तुम्हारे वजह से उसको कम पड़ जाता होगा ना, इसलिए वो सस्ता लेता होगा। क्या कहते हो विशाल, बस 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 इधर इधर। अगर अदर एम्प्लॉय है तो चेक करोगे मकान कैसा है, फर्निश्ड है कि अनफर्निश्ड है कि नहीं। ध्यान दो, अगर हाउस क्या है, अनफर्निश्ड है, और हाउस एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को लीज पर या रेंट पर लेकर दिया हुआ है, सब खिचड़ी तो नहीं हो रहा है गौरी। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को हाउस प्रोवाइड कर रहा है, बट वो हाउस कैसा है, बताओ भाई, लीज पर या रेंट पर लेकर दिया है। तो ध्यान दोगे, एक्चुअल रेंटल वैल्यू उसकी या 15% ऑफ सैलरी बीचेवर इज लोअर, दोनों में से जो कम होगा वही वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपके। अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को लीज पर या रेंट पर मकान लेकर दिया हुआ है तो आप 15% ऑफ सैलरी या उसका रेंटल वैल्यू बीचेवर इज लोअर जो होगा वही वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज बन जाएगा। यही बात कहना चाह रहे हैं। यहां तक किसी को दिक्कत हो बताए भाई। अगर आपको पिछली बात क्लियर हो रही है तो आगे की सारी बात क्लियर होती रहेगी। अब वो अलग की बात है, किसी का दिमाग शादी पर लगा हुआ है, किसी का दिमाग पीने पर लगा, वो अलग बात। अब देखो फर्निश्ड हाउस में क्या होगा, इसकी वैल्यू प्लस क्या हो गया 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। आप अगर अनफर्निश्ड का वैल्यू कैलकुलेट कर ले रहे हो तो फर्निश्ड का वैल्यू ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर या हायर चार्ज जो भी होगा उठा के उसमें ऐड कर देना, और अगर कुछ रिकवरी हो गई एम्प्लॉय से तो उसको माइनस कर देना। सीधा बैठो प्रिया, एकदम सीधा, दिन भर सोता रहता है सब। यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ। तो 3 प्रोविजन लगा इसमें ना। पहला क्या लगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, 2 बात हो गई, फर्निश्ड अनफर्निश्ड। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर अनफर्निश्ड है क्या हो गया, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया
फर्निश्ड है तो गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया प्लस 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर या हायर चार्ज। अगर कुछ रिकवर हो गया माइनस कर दोगे। ध्यान रखोगे अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो दो बात चेक करो, मकान उसका खुद का है, किसका, एम्प्लॉयर का, तब उसने दिया अपने एम्प्लॉय को या उसने रेंट या लीज पर लेकर दिया। अगर खुद का मकान उसने दिया है तो पॉपुलेशन चेक करोगे 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग। अगर पॉपुलेशन अप टू 10 लाख है 7.5% ऑफ सैलरी, मोर देन 10 है बट अप टू 25 लाख है तो क्या हो जाएगा 10%, अगर मोर देन 25 लाख है तो 15%। ये किसके लिए, अनफर्निश्ड के लिए। फर्निश्ड होगा 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर या हायर चार्ज जो भी होगा आप उसको ऐड कर दोगे। फिर तीसरी बात हमने आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया, वो जो मकान है वो उसने लीज पर या हायर पर लेकर दिया है तो क्या करोगे आप, चेक करोगे दो बातें, मकान कैसा है, फर्निश्ड है कि अनफर्निश्ड है। अगर मकान अनफर्निश्ड है तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल रेंटल वैल्यू या 10% कॉस्ट ऑफ 15% कॉस्ट ऑफ सैलरी या 15% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लोअर जो होगा वही वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज बन जाएगा। बट ध्यान रखोगे अगर हाउस फर्निश्ड है क्या हो जाएगा, अनफर्निश्ड की वैल्यू प्लस 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। यहां तक आपको कोई दिक्कत है बताओ। अब बात ये उठ रही है सैलरी की मीनिंग क्या होगी, ध्यान दो। ध्यान दीजिए, सैलरी का मतलब क्या भाई, बेसिक सैलरी, डीए। डीए कौन सा, उटोई का मतलब क्या भाई, अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो रिटायरमेंट के बेनिफिट में इंक्लूड किया गया है। फिर जितने भी टैक्सेबल अलाउंस है आपके सब ऐड हो जाएंगे इसमें, बोनस ऐड हो जाएगा, कमीशन, ध्यान दो यहां पर कमीशन परसेंटेज वाला नहीं, फिक्स टर्नओवर पर कोई भी कमीशन हो, चाहे वो टर्नओवर पर बेस्ड हो चाहे टर्नओवर पर बेस्ड ना हो, सारा कमीशन इंक्लूड है। फिर कोई भी पेमेंट अगर आप कैश में कर रहे हो तो ध्यान दो कि ये सारी बातें सैलरी की डिफिनीशन में कवर कर दी है। और ध्यान रखो कि इसमें इंक्लूड क्या क्या नहीं है, एक्सक्लूड क्या क्या है, चेक करोगे ये तीन बातें हैं। डीए कौन सा, नॉर्मल वाला जो उटोई नहीं है, अगर इंप्लॉय ने आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया है, या ऐसे अलाउंस जो क्या है टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। तो ध्यान रखो सारी चीजें इंक्लूड है, बस तीन चीजें क्या है नॉट इंक्लूड है। पहला क्या हो गया, डीए। डीए कौन सा, नॉर्मल। फिर ध्यान रखोगे कंट्रीब्यूशन जो आरपीएफ में है, फिर एग्जेम्प्टेड अलाउंस। यहां तक बातें क्लियर है। तो आज हम लोग यहीं तक बात कर रहे हैं, इसके आगे की बात हम लोग मंडे करेंगे, ठीक है। और यहां तक आप लोग कायदे से पढ़ के आओ, ठीक है।